मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं कलेक्टिव एजुकेशन। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने बातचीत कर ली थी अनुच्छेद 18 यानी उपाधियों के उन्मूलन के संबंध में, और आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस अनुच्छेद से किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे और किस प्रकार से कुछ मैंने प्रश्न पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने इस प्रश्न श्रृंखला में लिया है। तो आप अगर इस श्रृंखला को देखेंगे तो आपके अनुच्छेद 18 के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपने अगर पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो एक बार आप उसको अवश्य देख लेंगे ताकि आप जो है कोई भी आपका डाउट रह न जाए। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं और हम देखते हैं पहला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। तो ये तो बड़ा आसान प्रश्न है, आप जानते हैं अनुच्छेद बी जो हमारा अनुच्छेद 18 है, बी वाला ऑप्शन ये सही है। अनुच्छेद 18 भारतीय संविधान का भाग 3 यानी जो मौलिक अधिकारों में उल्लिखित है और जो समानता का अधिकार है, आप जानते हैं अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में उल्लेख इसका किया गया है। और अनुच्छेद 18 जो है वो इस बात को निषेध करता है कि राज्य जो है वो सैनिक और शैक्षणिक उपाधियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी जो उपाधि है उसको प्रदान नहीं करेगा। तो ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 18(1) के अनुसार राज्य किन उपाधियों को छोड़कर कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे कि अनुच्छेद 18 के जो हैं वो 4 सब क्लॉज मैंने आपको बताए थे, 18(1), 18(2), 18(3) और 18(4). तो आपने वो याद रखे होंगे। 18(1) में यही बात की गई है कि राज्य जो है वो सैनिक और शैक्षणिक उपाधियों के अतिरिक्त जो है वो कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो राज्यों को जो छूट दी गई है वह दी गई है सैनिक और शैक्षणिक उपाधि प्रदान करने की, उसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के उपाधि के लिए जो है वो नहीं देने की बात की गई है। 18(1) में ये बात उल्लिखित है। कौन सी परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक अनुच्छेद 18(2) के तहत विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार कर सकते हैं। अब यहां पर आपने अगर ध्यान से पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पक्का इस प्रश्न को गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हाँ यदि राष्ट्रपति की अनुमति हो ये वाला ऑप्शन सही करके आ जाएंगे। जबकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अनुच्छेद 18(2) में जो है भारतीय नागरिकों को किसी भी प्रकार की उपाधि लेने से जो है वो उस पर प्रतिबंध लगाता है 18(2). राष्ट्रपति की अनुमति जो है वो 18(3) जो कि विदेशी नागरिक हैं उनके लिए है, और 18(4) जो भारत में ऐसे नागरिक जो किसी लाभ के पद पर या किसी विश्वास के पद पर यहाँ पर कार्यरत हैं, अगर उनको कोई विदेशी राज्य जो है कोई उपाधि, पुरस्कार, उपहार कुछ भी वो देना चाहते हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। लेकिन जो अनुच्छेद 18(2) है उसमें किसी भी परिस्थिति में विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करने की बात की गई है। तो आपको ये स्पष्ट रूप से ध्यान से समझ लेना है कि अनुच्छेद 18(2) भारतीय नागरिकों पर विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, और इसका उद्देश्य यही है कि इससे जो है भारत के प्रति उनका निष्ठा बनी रहेगी। तो आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी उपाधि अनुच्छेद 18 के तहत वैध मानी जाती है। अब आपको यहाँ पर हमने बात कर ली थी कि जो सैनिक और शैक्षणिक उपाधियां हैं वो मान्य हैं, और बाकी जो ये राय बहादुर, सर, फील्ड वो राजा, इस तरह की जो उपाधियां हैं उनको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये जो है आपका
सी वाला ऑप्शन सही होगा, आपको याद रखना है ये। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 18(3) के तहत विदेशी नागरिक जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करते हैं वे विदेशी उपाधि कब स्वीकार कर सकते हैं। अब यहां पर आ गई है बात, 18(3) में विदेशी नागरिकों के लिए, यानी जो गैर नागरिक हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं, अगर वो भारत में किसी लाभ या विश्वास का पद धारण करते हैं तो वो केवल राष्ट्रपति की सहमति से ही जो है वो विदेशी उपाधि को स्वीकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है और अनुच्छेद 18(3) केवल ये जो है विदेशी नागरिकों पर लागू होता है। ये भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 18(3) केवल और केवल जो है वो गैर नागरिकों के लिए है, जबकि 18(2) भारतीय नागरिकों के लिए दिया गया है। तो ये आप मैं समझता हूं आप इसमें क्लियर हो गए होंगे। अगला जो प्रश्न है वो बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है, और इसमें 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपको ज्ञात है कि बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो उपाधि नहीं है और ये एक तरह के सम्मान है, पुरस्कार है। इनको कोई भी व्यक्ति जो है अपने नाम के आगे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इनका उपयोग नहीं कर सकता है। तो ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी सही है, क्योंकि पद्म पुरस्कार जो है वो एक राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि उपाधि नहीं है बल्कि वह एक पुरस्कार है, सम्मान है। तो इसको जो है इस मामले में यानी बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामले में निर्णय जो न्यायालय ने दिया था उसमें यह कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति इसको अपने नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में उपयोग नहीं कर सकता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण है, पूछा गया है देखिए परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 18 के संदर्भ में सही नहीं है। जो सही नहीं है वो वाला हमें चुनना है। यह वंशानुगत उपाधियों पर प्रतिबंध लगाता है, बिल्कुल ये सही है। अनुच्छेद 18 के तहत वंशानुगत उपाधियों को प्रतिबंधित किया गया है। यह केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। अब आप देख पा रहे हैं यही ऑप्शन जो है इसका गलत है। मुझे लग रहा है सी में क्या है, यह विदेशी उपाधियों के स्वीकार पर नियंत्रण कर, ये भी सही है क्योंकि विदेशी उपाधियों को हम राष्ट्रपति की सहमति से ही के बिना नहीं ले पाएंगे। यह समता के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है, ये भी सही है। तो ए, सी और डी सही है, केवल बी जो है इसका सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि 18(3) में जो है यानी 18 का जो तीसरा उपबंध किया गया है 18(3) वह विदेशी नागरिकों के लिए है जो भारत में किसी लाभ के पद पर हैं या विश्वास के पद पर हैं। वे भी बिना राष्ट्रपति के अनुमति के किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो अनुच्छेद 18 है वह केवल भारतीयों पर ही लागू नहीं होता है बल्कि विदेशी नागरिकों पर भी, जो कि भारत में किसी लाभ के पद पर, किसी विश्वास के पद पर अगर वो कार्यरत हैं उन पर भी लागू होता है। तो ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 18(4) के अनुसार राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला व्यक्ति विदेशी राज्य से क्या स्वीकार नहीं कर सकता है। अब ये देखिए 18(4) में इसमें भारतीय नागरिकों के लिए भी और विदेशी नागरिकों दोनों के लिए है। ये इसमें सही ऑप्शन सी है कि वो उपहार, वेतन या पद जो है वो बिना राष्ट्रपति के सहमति के नहीं स्वीकार कर सकता है। अगर उसको ये उपहार, वेतन या कोई पद अगर उसको स्वीकार करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है। ये जो है 18(4) जो है इसमें स्पष्ट जो है ये प्रावधान किया गया है। पिछली वीडियो में मैंने इसका उदाहरण दे करके भी आपको समझाया है और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर भारत में कोई मंत्री है माना और वो किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि या कोई पुरस्कार उनको दिया जा रहा है
तो वो उसको तभी लेगा जब वो उससे पूर्व जो है राष्ट्रपति की अनुमति ले लेंगे। अगर राष्ट्रपति उनको कहेंगे कि आप ले लीजिए उसको, तो वो लेंगे। बिना राष्ट्रपति की सहमति के वो कोई पद, कोई उपहार या कोई उपाधि नहीं ले सकेंगे। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। अक्सर हम समझते हैं कि अनुच्छेद 18 केवल उपाधियों के उन्मूलन बस हम ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं और उसकी गहराइयों तक नहीं हम उसको जानते हैं। तो ये मैंने बड़े प्रयासों से आपके लिए वीडियो बनाई होती है, तो आप इसको अवश्य ध्यान से देखा करिए। आपका ज्ञान वर्धन होगा इससे और आप चीजों को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण पुरस्कार को नाम के साथ उपसर्ग के रूप में उपयोग करना क्या पूर्णतः वैध है या अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है, केवल सरकारी दस्तावेजों में वैध है, केवल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वैध है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, चाहे भारत रत्न है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सभी जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं ये उपाधियां नहीं हैं, ये पुरस्कार हैं। और माननीय न्यायालय ने अपने निर्णयों में ये कहा है कि इनको कोई व्यक्ति जो है अपने नाम के आगे प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रकार से इसका आप देख सकते हैं अनुच्छेद 18 का उल्लंघन ये माना जाएगा और इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 18 का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 18 जो है वो समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जो है अनुच्छेद 18 में दिया गया है। इसका मतलब इसका जो उद्देश्य है वह समानता को लेकर के है और किसी भी व्यक्ति को ऐसी उपाधियां राज्य के द्वारा नहीं दी जाएंगी जिससे कि उसको कोई विशेषाधिकार प्राप्त हो जाए, उसका समाज में कोई विशेष उसकी प्रतिष्ठा बन जाए बेवजह ही। तो इस प्रकार की उपाधियां देने को जो है वो निषेध किया गया है और इस प्रकार से सामाजिक समानता स्थापित करना इसका एक उद्देश्य रखा गया है और जो कि बिल्कुल सही भी है। किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर सिर्फ ऐसी उपाधियां नहीं मिलनी चाहिए और जो उपाधियां हैं अगर शैक्षणिक हैं, सैनिक उपाधियां हैं, वो जो है संविधान के द्वारा जो है वो मान्य घोषित की गई हैं। तो ये अनुच्छेद 18 का उद्देश्य जो है सामाजिक समानता स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 18 के तहत उपाधि और पुरस्कार में क्या मुख्य अंतर है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो है एक अवधारणा के रूप में भी आपकी समझ इससे विकसित हो जानी चाहिए। पुरस्कार जो है वो क्या है और उपाधि क्या है। तो उपाधियां जो है वो सामाजिक श्रेष्ठता दर्शाती हैं, पुरस्कार उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो ये ऑप्शन बी वाला इसका सही ऑप्शन है। और यहाँ आप देख सकते हैं उपाधियां जैसे राजा, सर और इस तरह के जमींदार या तमाम तरह के पिछले इतिहास में विशेषकर जो है ब्रिटिश पीरियड में हमने देखा कि कई जो है वो उपाधियां दे दी जाती थी और ये जो है वो कहीं ना कहीं जो है सामाजिक श्रेष्ठता को दर्शाती थी। जबकि पुरस्कार जो है वो व्यक्ति की उपलब्धियों के लिए और उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की उपाधियां जो है जो कि सामाजिक श्रेष्ठता को दर्शाती हैं उनका निषेध किया गया है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि उपाधि और पुरस्कार में क्या अंतर है। उपाधि वे हैं जो कि व्यक्ति को सामाजिक श्रेष्ठता जो है वो दिला देती हैं और पुरस्कार जो है वो व्यक्ति को उनकी विशिष्ट सेवाओं को देखते हुए, विशिष्ट पुरुषार्थ को देखते हुए उनको पुरस्कृत कर राज्य कर सकता है। वो जो है असंवैधानिक नहीं होगा। और उपाधियां केवल सैनिक और शैक्षणिक जो है वो मान्य होंगी, अन्य सभी उपाधियां जो हैं उनका निषेध कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंदिरा जयसिंह बनाम सर्वोच्च न्यायालय 2017 मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम को अनुच्छेद 18 के संदर्भ में कैसे देखा गया। अब देखिए
अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे कोई अधिवक्ता है और वो अपने नाम के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता लिखता है, अनुभवी है और वरिष्ठ भी है, तो क्या ये गलत है? क्या ये कोई उपाधि है? तो इसको सर्वोच्च न्यायालय ने जो है योग्यता और अनुभव की मान्यता माना है, इसको उपाधि नहीं माना है। और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता का पदनाम एक पेशेवर मान्यता है जो योग्यता और अनुभव पर आधारित है, न कि वंशानुगत उपाधि। इसलिए यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है और ये इससे आपकी कुछ समझ अवश्य बनी होगी। आपने इस प्रश्न श्रृंखला को बड़े ध्यान से देखा है और मैंने कोशिश की थी कि अनुच्छेद 18 से संदर्भित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे इस वीडियो में मैं कवर कर लूं, ताकि आपका प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इस अनुच्छेद से कोई भी ऐसा प्रश्न बचे ना जो कि आपको आपकी समझ जिसमें बन न सके। तो मैंने ये कोशिश की थी, आपने पूरा वीडियो देखा और इसी प्रकार के अन्य वीडियो को देखने के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ जो कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनके साथ आप इसको शेयर और सब्सक्राइब कर सकने के लिए बोल सकते हैं। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।